हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और तैयारी अभी आप लोगों की बहुत अच्छे से हो गई होगी क्योंकि पेपर का समय हमारा नज़दीक आ चुका है। जैसा कि आपको विदित ही है कि हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे और जिसमें हम कुछ 15 टेस्ट सीरीज पीछे की। आज का जो हमारी सीरीज रहेगी वो रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले भी हम 15 क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं प्लस 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज का जो हमारा पेपर रहेगा ये रहेगा जून 2018 का। आज हम जून 2018 का पेपर देखने वाले हैं। जब से हमारा पेपर पहले 3 पेपर होते थे आपको विदित ही है, उसके बाद 2 पेपर कर दिए गए थे। 19 में 2 पेपर हो गए थे आपके और 18 में 2 और 19 में अब 1 ही पेपर कर दिया गया और 20 में भी 1 ही पेपर होगा। तो ये हमारा 18 का पेपर है, जून 2018 का। आज इसको सोल्व करते हैं और सभी से आशा रखती हूँ कि सभी अपने कमेंट करके अपना आंसर देंगे ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ हमारी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि इस पेपर का जो पैटर्न है वो सेम हमारे आज के पेपर के पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है। तो हम ये भी ज़रूर देखें कि हमारा कितने स्कोर क्या रह रहा है, हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं और कितने हम गलत कर रहे हैं। सभी साथ साथ कमेंट करके आंसर अवश्य देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, अभ्यंतर वर्ण के अनुसार वर्णों के भेद हैं। विकल्प है 3, 4, 2, 5। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि आज की वीडियो शायद लंबी हो जाए क्योंकि इस पेपर में 100 क्वेश्चन हैं और 100 के 100 क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग सभी धैर्य रखें और साथ साथ ही कमेंट करके आंसर देते रहें। वैसे तो ये बात मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आप लोग अगर वास्तव में पेपर सोल्व करते हो तो आपको समय का पता ही नहीं लगता है। फिर भी कहेंगे कि वीडियो का वॉच टाइम देखकर ही आप चले न जाना कि इतना टाइम है इसके अंदर। सभी आंसर का कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन सा आंसर आप लोगों का है। और ऐसे करके 100 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। कल का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो पेपर हमारा इससे आगे का रहेगा, वो 19 का लेते हैं या फिर 18 का ही लेते हैं, ये कल ही निर्धारित होगा। आइए सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट करके। आंसर हो जाएगा हमारा 4। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों का भेद कितना होता है। देखिए वर्णों को प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक के आधार पर भी 4 भागों में विभाजित किया गया और बाह्य के आधार पर भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये आप अच्छे से जो व्याकरण की क्लासेज हैं उसमें देख सकते हो कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं और आंतरिक प्रयत्न के आधार पर कौन से प्रकार हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। विकल्प है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी, मगही। आंसर हो जाएगा डी, मगही। देखिएगा सभी जानते ही हो कि जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंदर 5 बोलियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है। कौन नहीं है? मगही नहीं है। मगही किसके अंदर आती है? मागधी के अंतर्गत आ जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। विकल्प है प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जो सिद्ध साहित्य है इसके अंतर्गत 84 सिद्धों की कौन सी रचनाएं आती हैं जो तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। जो सिद्धों की जो भाषा थी वो सांध्य भाषा थी और जो सांध्य भाषा प्रतीकात्मक भाषा को कहते हैं वो कैसी भाषा थी? तात्कालिक लोक भाषा थी।
अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंदी त्रिगुणायत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत अच्छे से आपको ये करवा रखा है, सभी जानते ही होंगे कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी। सभी जानते हो ये भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? विकल्प है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राम भक्ति शाखा। आपको बहुत अच्छे से कोड से याद करवा रखे हैं सभी कि राम भक्त कवि कौन कौन से होते हैं। कहते हैं कि प्राण बचा दो माधव, तो वहाँ कोड में हमारे आते हैं प्राणचंद चौहान किसके हैं? राम भक्ति शाखा के। अगला क्वेश्चन है, भंवर गीत किसकी रचना है? विकल्प है सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नंददास। सूरदास को भ्रम हुआ तो नंददास भंवर में फंस गए, तो भंवर गीत किसकी थी? नंददास की थी। भ्रमर जो परंपरा है उसके आधार पर ये ग्रंथ थे, तो आपको कोड से भी याद कर रखा था कि सूरदास को भ्रम हुआ, नंददास भंवर में फंस गए थे। तो भ्रमर गीत किसका है? सूरदास का। और भंवर गीत किसका है? नंददास का है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, जो रीतिकाल है ये मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? रीतिकाल किस युग, मुगलों के किस स्थिति के युग को रखा जाता है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते हो रीतिकाल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग किस में आता है? रीतिकाल में आता है। क्योंकि जो मुगल काल था उसका जो चरमोत्कर्ष काल था वो आपका केवल कहाँ तक माना जाता है? जैसे कभी उससे आगे जाते हैं हम तो ये औरंगजेब तक का जो समय होता है वो चरमोत्कर्ष माना जाता है, और औरंगजेब के बाद का जो समय आता है वो उसका उत्तरोत्तर ह्रास का या पतन का काल माना जाता है। तो जो रीतिकाल था ये आपका उत्तरोत्तर ह्रास का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुबीबे में नेकू जे ने मूरख नीत देन वारे है मही के मही पाल को हिये के विरुद्ध है सनही साँचे उर के ठाकुर कहत हम बैरी बेकूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के जोचिन के जोची महा मोचिन के महाराज हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। ये किसने, ये जो है ये कवि ठाकुर ने किसके के लिए कहा था? किस राजा के विरुद्ध ये कहे गए थे कि राजा ने जब कटु वचन कहे तो उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकालकर ये वचन कहे, चोजी के जोजी महा मोजिन के महाराज हम कविराज हैं पै जाकुर
चतुर के। ये किसके लिए कहा था? विकल्प है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा पारीक्षत या महाराज उदित नारायण सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ये इनके द्वारा कहे गए थे। चलिए, इनके लिए कहे गए थे और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं ले जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बस केवल हम आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? विकल्प है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी या प्रेम प्रलाप। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते हो कौन सी नहीं है? प्रेम प्रलाप नहीं है। बाकी जो सभी रचनाएं हैं वो किसकी हैं? आपके ठाकुर जगमोहन सिंह की। तीनों लिखवा रखी हैं आपको कि ठाकुर की 3 प्रेम संपत्तियां होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रेम संपत्ति होती हैं? एक श्यामलता होती है, एक श्याम सरोजनी होती है और एक कौन सी होती है? देवयानी होती है। यानी ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह की, लेकिन प्रेम प्रलाप इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाई ना, दिन काम कौतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाई ना। ये जो पंक्तियां हैं, आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये जो पंक्तियां हैं, ये इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। पंक्तियां दोबारा दोहरा देती हूँ। पंक्तियां हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ये पंक्तियां हैं किसकी? तो सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में करी ग्रहण संकोच नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्रीधर पाठक। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? विकल्प है शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या विभूति भूषण बंदोपाध्याय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बर्बरात की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? विकल्प है उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा युद्ध और नारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? विकल्प है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या दृष्टिकोण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन का जो रिकॉर्ड है उसमें अति कामकाजी जो स्त्री है उसकी, अति कामकाजी जो पुरुष है उसकी असंतुष्ट स्त्री का वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी, प्रेक्षा गुरु, आदर्श दंपत्ति या प्रणयनी परिणय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आप सभी जानते हो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि साहूकार मदन मोहन का वर्णन किसमें दिया गया है? प्रेक्षा गुरु के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद किस नाटक का पात्र है? विकल्प है कल्याणी परिणय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी स्कंदगुप्त। जो प्रणदत्त है ये किसका है? स्कंदगुप्त का पात्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? विकल्प है शांति प्रिय, नंदुलारे वाजपेयी, नेमीचंद्र जैन या शिवदान सिंह चौहान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंदुलारे वाजपेयी। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए और वास्तव में कहना चाहते हैं कि सभी देखें हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्या हमारा जेआरएफ के इतना स्कोर हो रहा है? क्या हम 70% ले जा रहे हैं? क्या हम 65 से 70 के बीच रह रहे हैं या फिर हम 70 से 75 के बीच, 75 और 80 के बीच रह रहे हैं? तो ये सभी आप आंसर देके अपने आप को जज करें कि हमारा स्कोर कितना रह रहा है, क्योंकि अब तक सभी की तैयारी हो चुकी है जितनी होनी थी। अब केवल आपको क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? विकल्प है अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए अनुमितिवाद। एक कोड बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार, है ना। उत्पत्ति की लोह लगी और शंकुक ने क्या दे दी? शंकुक ने अनुमति दे दी, यानी शंकुक का क्या हो जाएगा? अनुमितिवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? विकल्प है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनिशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। सभी जानते हैं कि रिचर्ड की सभी आपको ट्रिक से करवा रखी है। आंसर हो जाएगा बी नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये इनकी नहीं है, बाकी प्रिंसिपल भी इनकी है ना, प्रैक्टिकल भी इनकी है और कोलरिज ऑन इमेजिनेशन भी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन है, घोर अंधियारे चंदमणि जिमी उज्जुओ करई, परम महासुख एकु कणे दुरिये अशेष रहेई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? विकल्प दिया जा रहा है महासुख का संबंध किस किससे है? तो दिया जा रहा है महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। सही विकल्प का चयन कर आपको नीचे कोड दिया जा रहा है और सही कोड का चयन कर आंसर देना है कि जो महासुख है, महासुख जो शब्द है जिसका अर्थ है महासुख, उसका संबंध किस किस से है? आंसर हमारा हो जाएगा सी 1, 2 और 3 सही है। जो महासुख है इसका संबंध, महासुख का संबंध किससे है? महासुख शब्द से है और महासुख ब्रजयानियों की पारिभाषिक
शब्द है और महासुख प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव हो सकती है। महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक नहीं है, क्योंकि महासुख जो शब्द प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया परमानंद के द्वारा। परम यानी ईश्वर का जो आनंद प्राप्त होता है उसे महासुख कहा गया। तो जो महासुख शब्द है उसका अर्थ परमानंद से है, महासुख से है, और ये ब्रजयानियों के लिए एक पारिभाषिक शब्द है। इन्होंने कहा ईश्वर से मिल जाना ही क्या कहलाता है, महासुख की स्थिति कहलाती है। प्रज्ञा ज्ञान और योग, इन ज्ञान और योग इन दोनों के मिल जाने की जो दशा होती है वहीं से महासुख संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? विकल्प दिए गए, नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठ योग को पसंद करती है, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, या जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3 सही है, यानी डी। पहला है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य कहलाता है, कि जब हठ योग यानी नाथपंथी कहते हैं हठ का अर्थ है सूर्य, है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ क्या है चंद्रमा, कि ऐसा हठ योग ऐसा योग करो कि सूर्य और चंद्रमा भी मिल जाएं या मिलते हुए प्रतीत हो जाएं। सूर्य और चंद्रमा मिलकर जितना प्रकाश उदित करते हैं उतना प्रकाश हमारे अंदर उदित हो जाए, ऐसा योग करो। तो इस योग के अंदर जो हृदय पक्ष होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, भावनाओं की यहाँ कोई जगह नहीं होती है। दूसरा कहा गया कि जनता हठ योग को पसंद करती थी, नहीं करती थी, जनता हठ योग को पसंद नहीं करती। तीसरा है योगियों की रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये बात भी सही है कि भक्ति भगायो लोग, कि लोगों की ये जो हठ योग की परंपरा थी इसने जनता के अंदर से भक्ति भावना को निकाल दिया था, ये भी सही था हमारा 3। विचार करता जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, विमुख नहीं हो गई थी, लेकिन हठ योग जो था बहुत कठिन था, इसके लिए जो जनता थी वो इनके अंदर भक्ति भावना दब गई थी, विमुख नहीं हुई थी। तो हमारा 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, ना नगरी काया विधि कीना, लेई खोजा पावा लेही चिन्हा, पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई कह नाका, बाक चढ़ावे 7 खंड ऊंचा, बारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्ति में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? विकल्प दिए गए हैं 4 धर्मशालाएं, दूसरा विकल्प है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, तीसरा है शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत नामक 4 सोपान, चौथा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। 2 और 3 सही हैं। देखिएगा 4 धर्मशालाओं का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। हिंदू धर्म में लेते हैं तो प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये हिंदू धर्म के 4 अपने क्या होते हैं, योग के अंग होते हैं। और अगर हम सूफी काव्य में लेते हैं, सूफी धर्म में लेते हैं तो शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान आते हैं। इन्हीं सोपानों की यहाँ जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजय हूँ बनारसी आसपासा, आचार्य सहित विप्रह करही हिंडौती, तिन तनय रविदासी दास नुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? विकल्प है लोक व्यवहार वाण व्यवस्था विनय या गर्वोन्ती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा।
आंसर जो है वो हमारा सी नहीं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 तो सम्मिलित ही नहीं, गर्भवंती का तो यहाँ भाव ही नहीं आया। 3 तनय रविदास दासानुदास, कहते हैं कि रविदास तो दासों का भी दास है, तो गर्भवंती तो यहाँ है ही नहीं। लोक व्यवहार दिखाया गया, आचार संहिति विप्र किन्ही दंडोती, तो ये लोक व्यवहार भी यहाँ दिखाए गए हैं, वर्ण व्यवस्था भी यहाँ दिखाई गई है और विनय की भावना भी यहाँ दी गई है। क्या नहीं है, गर्भवंती नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, झूठो है झूठो है झूठो है सदा जुग, संत कहत जे अंतु लहा है, ताको सन्हे सठ संकट कोटि चाढ़त दंत करंत रहा है, जान पनी को सुगम बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवनु जान न जिन्यो तो जान कहावत ज्यों कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, विकल्प है, उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं, या जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 और 2 सही है। देखिए कह रहा है उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, तो ये भी दिया गया है, और उसके बाद कहना चाहा है इन्होंने कि वे स्वयं गंवार हैं। ज्ञानीपन का अभिमान है कि वो ईश्वर के बारे में जानते, लेकिन स्वयं क्या है, वो गंवार है, ये भी उन्होंने कहा। बाकी संसार के या जानकी से अनभिज्ञ होने की यहाँ कोई बात नहीं की है। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ क्लियर किया गया, झूठो है झूठो है झूठो है सदा जुग, संत कहत ते अतु लहा है। कहते हैं संसार या जग है ये हमेशा झूठा है, जिसे संत कहते हैं वही सही है। ताको कह सठ संकट कोटि की काढ़त दंत करंत कहा है, जानपनी को गुमान बड़ो, कि जो जानपनी है तीसरी लाइन में पूछा, तो जानपनी को गुमान बड़ो है, तुलसी के विचार गंवार महा है, कि कहते हैं तुलसी कहता है मैं तो बड़ा ही गंवार हूँ। तो ये दोनों चीज़ें तीसरी लाइन में हमारे यहाँ कही गई हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन होने का बहुत अधिक क्या है, अभिमान है, और वे स्वयं महागंवार है। तीसरी लाइन का पूछा तो तीसरी लाइन में केवल 2 बातों को ही दिखाया गया है, 1 और 2 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आस्य है, उर्मे माखन चोर गढ़े अब कसहु निकसत नहीं, उधो तिरछे हवे जो अड़े। ये गोपियों के कथन है। गोपी जब जानते हो कि उद्धव जो होता है गोपियों के पास ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेकर जाता है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताने जाता है, तो उस समय गोपियाँ कहती हैं कि उर्मे माखन चोर गढ़े, कि हमारे हृदय के अंदर जो माखन चोर है वो गढ़ गया है, अब कसू निकसत नहीं, अब वो निकाला नहीं जा सकता, उधो तिरछे हवे जो अड़े, कि वो तिरछा होकर या आड़ा होकर हमारे ये कहें उर्मे हृदय में अड़ गया है, उसे हम किसी भी हाल में नहीं निकाल सकते हैं। कहना चाहा है कि ये जो पंक्तियाँ हमारे समक्ष दी गई हैं, इन पंक्तियों के भाव क्या हैं। तो विकल्प हमारे समक्ष दिए गए कि गोपी ने के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। और चौथा दिया जा रहा है कि कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। कौन सा सही है वो कोट हमें चयन करके आंसर देना है। पुनः दोहरा देती हूँ, पहला था गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, तो आप सभी जानते ही हो ये बिल्कुल सही है कि उनके दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा कहा वह उन्हें दिल से निकालना चाहती, वो दिल से निकालना नहीं चाहती, केवल उद्धव के सामने वाक्पटुता कर रही है, केवल अपने विचारों को उनके समक्ष वाणी के माध्यम से रख रही है, लेकिन दिल की भावना ऐसी नहीं है। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती, तो ये भी सही है कि वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। 1 और 3 सही है। चौथा कह रहा है कि कृष्ण का दिल से निकलना गोपी के लिए असंभव हो गया, तो ये भी सही है कि कृष्ण को वो निकाल नहीं सकती, असंभव हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कविता की विशेषता है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है,
यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। सही कोड का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाता है ए। 1, 2, 3 सही हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य बिल्कुल सही है। मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये भी सही है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ये भी आपका सही है क्योंकि रीति मुक्त पूछा है। लेकिन अभिव्यंजना में ये अभिधा मूलक नहीं है, अभिधा मूलक नहीं है, सीधा सीधा अर्थ ये नहीं देता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किंसुक पुंज से फूली रहे सु लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न फिरे अबलानी पे जान मनोज यों डारत मारे, हवै अभिलासनी पात निपात कढ़े हिये सूल उशासनी डारे। इन पंक्तियों में अभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? विकल्प है उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्ण या उक्ति सादृश्यता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। 1, 2, 3 सही है। देखिए उक्ति वैचित्र्य है, बड़ी विचित्र सी बात यहाँ हमें विचित्र जो है वो सुनने को मिलता है। चमत्कार भी किया गया है कि शब्दों के अर्थ के साथ चमत्कार है, और उक्ति विपर्ण भी है, यहाँ टेढ़ापन भी हमें दिखाया गया है, केवल सादृश्यता यहाँ नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पदों में मुख्यतः है अपूर्व भाव विहलता, रस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण या भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3, 4 यानी बी। देख लेते हैं, पहला दिया गया है हमारे समक्ष अपूर्व भाव विहलता, तो ये तो है ही है कि अपूर्व मतलब अद्भुत जो भाव हैं वो विहल हो जाते हैं मीरा के। उसके बाद है रस्यानुभूति, तो रस्य अनुभूति यहाँ नहीं दी गई है, सीधी सीधी बात कहती है मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो सीधी सी है, रस्य अनुभूति यहाँ नहीं आती है। उसके बाद है आत्म समर्पण की भावना है, और भगवत विरह की पीड़ा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति वहाँ पर दिखाई देती है। कहती हैं कि मेरा जो कान्हा मुझसे दूर जा चुका है, अब मुझे किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करना है। तो यहाँ पर ये है, ये विरह भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दूसरा है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। तीसरा है खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। चौथा है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 सही है। देख लेते हैं एक बार। कहा साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली उसका अर्थ साहित्यिक हिंदी के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये भी सही है। तीसरा है खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी भाग से हुआ है, ये भी आपका सही है। और कहा खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? विकल्प है कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भरत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन और सुधारवाद। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा से है?
विकल्प दिया जा रहा है आत्म चेतनस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आत्म चेतना इनकी नहीं है, विचार कविता भी इनकी है, बावरा हेरी भी इनकी है और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग भी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। विकल्प है लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। सही कुट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। आप जानते हो पंडित बुद्धिराम भी है और अमीना भी है, बाकी ना तो सुनंदा है और ना ही क्या है, ना ही कौन है आपका लहना सिंह है। लहना सिंह भी प्रेमचंद का नहीं है और सुनंदा भी प्रेमचंद की कहानियों का पात्र नहीं है, बाकी ये दोनों प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। उपन्यास के पात्र कौन से हैं। विकल्प है कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न या गजाधर। सही कुट का चयन कर आंसर दीजिए। यहाँ पूछा हमसे उपन्यास के पात्र, और उपन्यास के पात्र होंगे तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा सी। देखिए कृष्णचंद्र है, सोफिया है और गजाधर है, हरिप्रसन्न नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। विकल्प है आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा 1 और 3। आलोक पर्व भी है और विचार और वितर्क भी है, बाकी नहीं है। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। विकल्प है अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी 1 और 3। देखिएगा जो मेरी पत्नी मेरी भेड़िया है ये भी आत्मकथा है आपकी, और अपने अपने पिंजरे भी क्या है, आत्मकथा है। बाकी कोई कोड ऐसा हमें नहीं दिया जा रहा है, तो जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। विकल्प है मादम बावरे, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। किनका संबंध यथार्थवाद से है। सही कुट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए 1 और 2। 1 और 2 हैं, ये दोनों के दोनों का जो संबंध है वो किससे है, यथार्थवाद से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। विकल्प है डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए 2 और 4। 2 और 4 हैं, ये क्या हैं आपके प्रेमचंद के द्वारा रचित नाटक है। संग्राम और प्रेम की बेदी ये दोनों ही प्रेमचंद के द्वारा रचित नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है। विकल्प है साधारणीकरण रहस्यवाद के बाद की प्रक्रिया है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, और चौथा विकल्प दिया जा रहा है साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। सही विकल्प कोड का चयन कर आंसर दीजिए।
देखिए एक बार देख लेते हैं, इधर पुनः देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा सही है वो हमें निकालना है कि साधारणीकरण के बारे में कौन सा सही है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला दिया गया है साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। साधारणीकरण और रसास्वादन दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, तो आचार्य रामचंद्र ने शुक्ल ने कहा है बिल्कुल, तो ये भी हमारा सही है। अगला साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा कि भोजकत्व जो व्यापार होता है वो अनिवार्य होता है। दोस्तों अगर नहीं समझ आ रहा है तो साधारणीकरण की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वहाँ से जाकर हम देख सकते हैं। चौथा जो दिया गया वो दिया जा रहा है हमारा, कहा कि साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, तो ऐसा नहीं है, केवल हमारे दो ही सही हैं, 2 और 3, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं। विकल्प है, इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए इसमें अलंकार ध्वनि है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह रस ध्वनि का उदाहरण है, तो नहीं है। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, तो भी नहीं है। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, तो ये भी हमारा सही है, और आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प दिया गया है चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। जैसे चंदायन लेते हैं तो कब की है, 1379 की है। मृगावती लेते हैं तो कब की है, आपकी 1501 की है। चित्रावली लेते हैं तो कब की है, आपकी 1613 की रचना है। और अनुराग बांसुरी लेते हैं तो कब की है, आपकी 1764 की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764। सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी। चंदायन किसकी है, जानते ही हो किसकी है। चंदायन आपकी, चंदायन किसकी है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे कि चंदायन किसकी रचना है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है ना। चंदायन मुल्ला दाऊद की थी दोस्तों, चंदायन मुल्ला दाऊद की है। जो मृगावती है वो किसकी है, कुतुबन की है। अनुराग बांसुरी जो है किसकी है, नूर मोहम्मद की हो जाएगी। और जो चित्रावली है ये किसकी हो जाएगी, उस्मान की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है दादू, मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब का है, आपका 1469 का है। दादू का कब का है, आपका 1544 का है। मलुकदास का कब का है, 1574 का है। और सुंदरदास का कब का है, 1596 का है। सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। विकल्प है सुरति मिश्र, देव, भूषण, जसवंत सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, भूषण। भूषण कब का है, आपका 1613 का है। जसवंत सिंह कब का है, 1626 का है। देव कब का है, 1673 का है। और श्रुति मिश्र कब का है, 1674 का है। सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। सही अनुक्रम है, विकल्प दिए गए श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह हरियोध,
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या राम नरेश त्रिपाठी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक का जन्म कब का है आपका 1859 का, 1859 और कहीं कहीं 50 क्या मिलता है 1860 भी मिल जाता है हमें श्रीधर पाठक, कहीं 59 मिलता है पाठक और कभी कहीं 60 मिल जाता है। हरियोध का कब का है आपका, हरियोध का 1865 का है। उसके बाद है गया शुक्ल स्नेही का कब का है, जानते ही हो स्नेही कब का है 83 का, 1883 का है। और राम नरेश त्रिपाठी कब के हैं 1889 के हैं। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी यशोधरा। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष क्या है 1932 है। किसकी रचना थी यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। कामायनी, कामायनी का कब का है 1935 का है। किसकी है जयशंकर प्रसाद की, जानते ही हो। कनुप्रिया, कनुप्रिया का क्या है आपका, कनुप्रिया का हो जाएगा 1959 की है। कनुप्रिया आपकी किसकी है धर्मवीर भारती की। और उर्वशी का क्या हो जाएगा 1961 जो किसकी है दिनकर जी की है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। विकल्प है निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों डेट याद है तब भी बहुत अच्छा, नहीं तो ये सब कोड से भी आप निकाल सकते हो। आपको सही आपको ट्रिक या कोड लिखवा रखे हैं और कोड को याद करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। देखो निशा का निमंत्रण आएगा कब आएगा 1938 में। मिलन यामिनी होगी कब 1950 में। फिर प्रणय पत्रिका आ जाएगी कब 1955 के अंदर। और जाल समेट दिया जाएगा कब 1973 में। जाल समेट दिया जाता है 1973 में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा डी। कोड से भी कर सकते हो कि निशा का निमंत्रण होगा, फिर मिलन यामिनी होगी, फिर प्रणय होगा और फिर जो है वो जाल समेट दिया होगा। बुध बेचारे नाच घर में होंगे, आरती के अंगारे बनेंगे और जाल समेट दिया जाएगा। तो ये सभी रचनाएं आपको अच्छे से करवा रखी हैं, क्रम से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा है। कविताएं हमारे समक्ष दी जा रही हैं मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रलय की छाया कब की है आपकी 1933 की है। प्रलय की छाया 1933। उसके बाद है मधुबाला, मधुबाला कब की है आपकी, मधुबाला हो जाएगी 1936 की। असाध्य वीणा 1961 की। पटकथा है ये इसकी डेट मुझे याद नहीं आ रही है, बट ये है किसकी आपकी पटकथा धूमिल की रचना है, पर अभी याद नहीं आ रही इसकी डेट क्या है। देखिए प्रलय की छाया किसकी रचना है आपकी, प्रलय की छाया जो है ये लहर में संकलित है। और मधुबाला जो है ये किसकी है बच्चन सिंह की है। असाध्य वीणा जानते ही हो किसकी है और पटकथा किसकी है धूमिल की है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए दिव्या। दिव्या कब की है 1945 की।
किसकी हो जाएगी? आपके यशपाल जी की है। उसके बाद है झाज का पंछी कब का है? 1954 की है ना। 1954 का उपन्यास है, किसका है? शरद जोशी का। उसके बाद अमृत और विष, अमृत और विष कब का हो जाएगा? 1966 का है, किसका है? अमृतलाल नागर का। पहला पड़ाव हो जाएगा 1976 का, किसका हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा। पुनः देख लीजिए, दिव्या यशपाल की है, झाज का पंछी शरद जोशी का है, अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। पहला पड़ाव किसका हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिया गया परिंदे, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी कब की है? आपकी 1901 की है, किसकी है? माधवराव सप्रे की ना। हमने कोड बनाया था कि मिट्टी की क्या कर देते हैं? मिट्टी का स्प्रे कर देते हैं। कब? 1901 में। उसके बाद उसने कहा था कब की है? 1915 की है। उसने कहा था किसकी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। राजा निर्वंशिया 1957 के हो जाएगा, किसका था? कमलेश्वर की कहानी थी। उसके बाद है परिंदे, परिंदे जानते ही हो कि परिंदे किसकी कहानी है? ये आप बताएंगे कमेंट करके कब की है परिंदे और किसकी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि परिंदे कब की है और किसकी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिया गया कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, श्रृंखला की कड़ियाँ कब का है आपका? 1942 का। अशोक के फूल कब का है? 1948 का। आस्था और सौंदर्य कब का है? 1960 का है। और कला का जोखिम कब का है? 1981 का निबंध है। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प है व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, कलम का सिपाही कब का है? 1962 की है। उसके बाद आ जाएगा कलम का मजदूर, कलम का मजदूर कब की हो जाएगी? 1964 की हो जाएगी। आवारा मसीहा 1974 की है। व्योमकेश दरवेश कब की है? 2011 की है। सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सेतुबंध, एक दूनी एक, आठवां सर्ग, रति का कंगन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी। देखिए सेतुबंध, सेतुबंध कब का है? 1972 का है। आठवां सर्ग कब का है? 1976 का है। एक दूनी एक कब का है? 87। एक और एक, एक दूनी एक 87 का है। रति का कंगन कब का है आपका? 2010 का है। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिया गया कवि सुमित्रानंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दो विकल्प तो आपके पास यहाँ हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आप आंसर दीजिए। चौथा विकल्प नहीं दिख रहा, 3 के आधार पर ही आप आंसर दीजिए कौन सा होगा।
हमारा आंसर हो जाएगा बी, साहित्य का आदिकाल। जो साहित्य का आदिकाल है वो 1900 कब का है, 52 का है। सभी जानते हैं किसका हो जाएगा साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद है कवि सुमित्रानंदन पंत, ये 1976 का ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ है, किसका था, नंद दुलारे वाजपेयी का। भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास कब का है आपका, 2001 का है, किसका, रामविलास शर्मा का। मिथक और साहित्य अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये किसका था दोस्तों, तो लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प है नई कविता, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, जयशंकर प्रसाद कब की है, इनकी 1940 की है। आधुनिक साहित्य कब का है, 1950 का है। कवि निराला कब का है, 1965 की है। और नई कविता कब की है, 1973 की रचना है। सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। विकल्प है वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए, वामन हमें पता है 8वीं सदी का है। कुंतक कब का है, 10वीं सदी का है। मम्मट कब के हैं, आपके 11वीं सदी के हैं। और विश्वनाथ कब का है, 14वीं सदी का है। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे दिए गए हैं कथन और निष्कर्ष हमारे समक्ष दिए गए हैं। स्थापना और तर्क दिए गए हैं। सही और गलत का चयन कर हमें आंसर देना है। स्थापना है, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हैं, रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी अभी अभी रसात्मक होता है, कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क दिया गया क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रुखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब जानते हो आंसर क्या हो जाएगा, ए भी सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क दिया गया क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए सही और आर भी सही, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य करने का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मनुष्य ही है। पशु पक्षियों के लिए साहित्य थोड़ी ना किया जाता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बी सही, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए बी सही है और आर बी सही है। देखिए, ए भी सही है कि भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, और तर्क भी हमारा सही है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता है। तो बिल्कुल सही हैं दोनों ही हमारे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 है। कह रहा है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है।
तर्क दिया गया है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी, ए भी गलत है और आर भी गलत है। ये भी गलत हुआ दोस्तों। कह रहा है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद नहीं हो सकता। दलित साहित्य का तो मार्क्सवाद हो ही नहीं सकता आपका, ये भी गलत है। और इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क दिया गया क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए गलत और आर सही। आर तो सही है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर होता है। क्या? अस्तित्ववाद आपका। और अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का मार्गदर्शक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क है इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतना की अवधारणा है। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। अब जानते हो दोनों गलत हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी, ए भी गलत और आर भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, प्रेम, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क दिया गया क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। कह रहा है कि संबंध रखने वाले होते हैं, कि अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है ये सभी के हृदय से संबंध रखने वाले, इसीलिए तो साधारणीकरण होता है। अकेले उसी से संबंध रखते तो साधारणीकरण नहीं होता, तो ये हमारा गलत हुआ। और लेकिन ये सभी जो विषय होते हैं ये भाव मनुष्य मात्र की भावनाओं के आधार पर होते हैं, ये पशुओं को विभोर नहीं कर सकते हैं। साधारणीकरण किसके? मनुष्य के बीच ही होता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य और पशु के बीच हो जाए। तो ये आर हमारा सही है और ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क दिया गया क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्य कार्य अथवा नाट्य संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, दोनों ही गलत हैं। देखो ये पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि जो यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः स्थापित हो चुका है कि जो एकांकी है वो नाटक का लघु संस्करण होता है, ऐसा नहीं होता। एकांकी जो होती है उसमें वो एक पात्रीय होती है और एक ही अंक का उसमें वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसा पूर्णतः स्थापित नहीं है कि वह एकांकी जो है नाटक का लघु संस्करण होता है। हाँ, और आर भी हमारा गलत हो गया। आर तो कहता है नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारा गलत है। आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है, स्थापना की गई है साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क दिया गया है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, आर गलत। दोस्तों
एक अंतिम लक्ष्य नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य ही, मतलब साहित्य मनुष्य के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंतिम लक्ष्य हो, मनुष्य ही अंतिम लक्ष्य हो, ऐसा नहीं है। तो ये आर हमारा गलत हो गया और एक क्या होता है, सही होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए भी सही है और आर भी सही। ए सही है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ होता है और ये लिखा कभी पहले जाता है लेकिन खेला हमेशा वर्तमान में जाता है, तो ये भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, कविता में चारित्रिक प्रेम निजी होता है। तर्क है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए भी गलत और आर भी गलत है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ये सीधा जानते ही हो आपका गलत है। और ए भी यहाँ हमारा गलत दिया गया है कि कविता में चारित्रिक प्रेम निजी होता है, ये भी गलत है, ये सबका होता है। जो चारित्रिक प्रेम होता है वो ये कहें कि जो श्रोता है, जो पाठक गण है या जो लेखक है उसका अपना नहीं होता, ये साधारणीकरण होकर सभी का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए भी गलत और आर भी गलत है। देखिए, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा नहीं हो सकती है, और अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय से हो, शुद्ध हृदय के संवेदन से हो, ये भी जरूरी नहीं हुआ करता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धाक में कारण अनिर्दिष्टित और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धा तक पहुंचती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए, कहा कि विकल्प कहा हमें कि श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्टित और आलंबन अज्ञात होता है, तो है ही गलत, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धा तक पहुंचती है। नहीं, श्रद्धा में जो दृष्टि होती है वो श्रद्धा से होती हुई व्यक्ति के कर्मों तक पहुंचती है। तो जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा किसी अटल श्रद्धा होती है, यानी उस पर विश्वास होता है। जैसा हमारा आराध्य कहता है वैसे ही हमारे कर्म बनते चले जाते हैं, तो ये हमारी श्रद्धा से और कर्मों की ओर जाती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शुद्ध अलौकिक प्रेम और सौंदर्य का भाव है। तर्क है इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए भी गलत और आर भी गलत है। देख लीजिएगा, कह रहा छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कहा इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक चेतना जो है छायावाद में न के बराबर है या राष्ट्रबोध न के बराबर है, ऐसा नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थापना है भक्ति को साप्रानुरिक्ति स्वर कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। नीचे विकल्प दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए सही और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता, विरोध भाव में मिथक सृजक के सूत्र विद्वान होते हैं।
तर्क है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, ए सही और आर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पना तिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, ए गलत आर सही। देखिए ए गलत क्यों है, क्योंकि कहा स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय है, तो ऐसा नहीं है। ये स्वच्छंदतावाद अपने आप में एक वाद है, ये छायावाद या फिर रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। अगला है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति की कल्पना तिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। निजी रहस्यानुभूति दिया गया है। रहस्यवाद निजी नहीं होता, रहस्यवाद सार्वजनिक होता है और निजी रहस्य अनुभूति का अर्थ होता है स्वयं ने जो अनुभूत किया हो उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद आत्मत्व का विचार है। तर्क है क्योंकि वह जीव और जगत का पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत। देखिए आर गलत है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है। अद्वैतवाद कहता है जीव और जगत दोनों अलग नहीं हैं। अद्वैत यानी दो नहीं है, क्या है, एक ही है, तो इसलिए ए सही और आर हमारा गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, ए सही और आर सही, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क है साथ ही इसमें ब्रेखत के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। दो विकल्प यहाँ दिए गए हैं और तीसरा चौथा विकल्प यहाँ दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी। सूची 2 में उसके क्षेत्र दिए गए हैं, बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर या करनाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा बी। सभी जानते हो, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनमें संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है अवहट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। सूची 2 में है भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध चिंतामणि और मधु मालती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखते हैं अवहट। अगर अवहट की बात करते हैं तो अवहट किसकी भाषा है? कीर्ति लता की। ब्रजभाषा किसकी है? आपके भंवर गीत की, जो नंददास का भंवर गीत था उसकी ब्रजभाषा है। अवधी भाषा किसकी है? आपकी मधु मालती की है। और खड़ी बोली किसकी है? प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि, उसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां दी गई है, नगर बाहिरे डोभी तोहिरी कुड़यत्रा छाई। दूसरी कावा तरवर पंच बिडाल। तीसरी है कड़वा बोल न बोलिए आदि।
और चौथी है मोरा जोबना नेवलारा भयो है गुलाल। सूची 2 में है लुइपा, कणहप्पा, खुसरो, नरपति और सरहप्पा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए अगर हम देखते हैं कि कौन सी किसकी है तो नगर बाहिरो डोभी ये किसकी हो जाएगी, आपके कणहप्पा की। कावा तरवर पंच बिडाल बहुत बार पूछी गई है, किसकी है, लुइपा की। कड़वा बोलने बोलिए किसकी हो जाएगी, आपकी नरपति नाले की। मोरा जोबना नेवलारा भयो है गुलाल किसकी हो जाएगी, आपकी अमीर खुसरो की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पंक्तियां हैं ओनई घटा परी जग छाहा। दूसरी आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तीसरी है अति मलिन वृष भानुजा कुमारी। चौथी है कीर्ति भनीति भूति भल सोई। सूची 2 में है सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, जायसी और कबीर। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। कूट एक यहाँ और कूट बाकी कूट यहाँ दिए जा रहे हैं। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत और दूसरी तरफ उसके कवि दिए गए हैं, दोनों को मिलाना है। सूची 1 में दिया गया अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और सखी संप्रदाय। सूची 2 में है जायसी, हरिदास, रैदास, कुंभनदास, तुलसीदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, सभी कमेंट करके आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा सी, सभी जानते ही हो। देखिए अद्वैतवाद कौन से कवि ने अपनाया था, आपके अद्वैतवाद हरिदास ने। विशिष्टाद्वैतवाद किसने अपनाया, विशिष्टाद्वैतवाद किसका था, रैदास ने अपनाया था। उसके बाद है शुद्धाद्वैतवाद किसने अपनाया, तुलसीदास ने अपनाया। सखी संप्रदाय किसका था, सखी संप्रदाय किसने अपनाया, जायसी ने। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है जपूजी, रसमंजरी, बैरवनायिका भेद, वैराग्य संदीपनी। सूची 2 में है तुलसीदास, कबीर, नंददास, रहीम और नानक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं। सभी जानते हो कि जपूजी रचना किसकी है, नानक जी की है। इसमें नानक के दर्शन सार का वर्णन किया गया है। जपूजी किसकी है, नानक की। रसमंजरी किसकी है, देखो वैसे हम यहीं से आंसर लगा सकते थे हमारा। देखते हैं कि बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ए और सी में से देखते हैं। दूसरी है आपकी रसमंजरी। रसमंजरी के रचयिता कौन होते हैं, नंददास। तो देखिएगा बी के अंदर कोई से में भी जहाँ 3 दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर, और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। 1 में दिया गया शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिस और काव्य निर्णय। सूची 2 में है सर्वांग निरूपण, रीति स्वच्छंद व्रति, जीवन चरित, अलंकार निरूपण और रस निरूपण। ये ग्रंथ दिए गए। इन ग्रंथों का प्रकार बताना है कि ये ग्रंथ किस प्रकार के हैं। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं। सभी जानते हैं शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है, आपका अलंकार निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश कैसा है, छत्र प्रकाश जीवन चरित है आपका, छत्र प्रकाश जीवन चरित ग्रंथ है। विरह वारिस किस प्रकार का ग्रंथ है, रीति स्वच्छंद व्रति का है। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय किस प्रकार का ग्रंथ है आपका, सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में है रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज और रस पीयूष निधि। सूची 2 में है मतीराम, कविंद्र, सोमनाथ, भिखारीदास और श्रीपति। सही विकल्प यहाँ से मिलान कर लीजिएगा, फिर विकल्प आपको देते हैं। दोस्तों ये विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं, मिलान करते हैं। सबसे पहले है हमारा रस सागर। रस सागर किसकी रचना है? श्रीपति की रचना है। उसके बाद है रस चंद्रोदय, किसकी हो जाएगी? रस चंद्रोदय हो जाएगी कविंद्र की। उसके बाद है हमारे पास रसराज, किसकी है? मतीराम की। उसके बाद है रस पीयूष निधि, किसकी है? सोमनाथ की। अगर 2 रचनाएं भी याद है तब भी आराम से कोड बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दी गई हैं पंक्तियां और सूची 2 में दी गई हैं उनके रचनाकार। देखिए और नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर देना है। पहले पंक्तियां देख लेते हैं। कह रहे हैं दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दूसरी है मैं दिन को ढूंढत रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकती हीरक प्याली में। तीसरी है रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा जाता हूँ। चौथी पंक्ति है बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल शशि खंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। सूची 2 में है अज्ञेय, पंत, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद। सही मिलान करके नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ए। मिलान नहीं करते हैं, आंसर ए हो जाएगा। सभी को आपको याद होंगी पंक्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गए हैं हमारे पात्र और सूची 2 में दी गई हैं रचनाएं। सूची 1 में है कर्ण, कमला, आसीनरी और राहुल। सूची 2 में उर्वशी, यशोधरा, रश्मिरथी, प्रलय की छाया और कामायनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। सभी जानते ही हो, सारे पात्र आपको याद होंगे। अगर केवल हमें याद है राहुल तब भी हमें पता है राहुल किसका है? यशोधरा का है। हम कमला भी हमें याद होगी, कमला किसकी है? कमला किसकी पात्र है? प्रलय की छाया की पात्र है। तो और कामायनी का यहाँ पात्र नहीं दिया गया है, केवल ये जो कर्ण है वो किसका हो जाएगा? रश्मिरथी का हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अज्ञेय, बच्चन, रघुवीर सहाय और सुमित्रानंदन पंत। सूची 2 में इनकी रचनाएं दी गई हैं कला और बूढ़ा चांद, दीप शिखा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगिनी और सीढ़ियों पर धूप। सभी को यहीं से मैच कर दीजिएगा। कूट की आवश्यकता शायद नहीं है, फिर भी कहते हैं तो कूट दे देते हैं। इधर आपके नीचे कूट दिए गई है। आंसर हो जाएगा सी। मिलान करने की आवश्यकता नहीं, सी आंसर हो जाएगा। सभी जानते हो, सभी को ये रचनाएं भी याद हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनके जुड़े आंदोलन के साथ सुमेलित करना है कि कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था। सूची 1 में है श्रीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। सूची 2 में है नवगीत, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रबंध चिंतामणि और मधु मालती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं लक्ष्मीकांत किससे जुड़ा हुआ है? लक्ष्मीकांत प्रबंध चिंतामणि से है। उसके बाद में है नरेश, नरेश किससे जुड़ा हुआ है? प्रयोगवाद से है। उसके बाद शंभुनाथ सिंह किससे है? आपके प्रगतिवाद से है। केदारनाथ अग्रवाल किससे है? आपके नवगीत से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में कहानी और 2 में उसके पात्र दिए गए हैं। सूची 1 में है आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था और गैंग्रीन। सूची 2 में सुलंदा, मालती,
बुद्धगुप्त, अतुल और बोध सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। सभी को पात्र याद ही होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सभी जानते हो। आकाशदीप किसका है? आकाशदीप का कौन है? बुद्धगीत है। उसके बाद दिल्ली में एक मौत का कौन है? आपका अतुल हो जाएगा। उसने कहा था का कौन हो जाएगा? बोधा सिंह, लहना सिंह, ये सभी उसने कहा था में है। और गैंग्रीन का कौन हो जाएगा? 2 मालती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उपन्यास है और सूची 2 में उनकी विषय वस्तु दी गई है। सूची 1 में अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज। सूची 2 में है समकालीन राजनीतिक परिवेश, विदेशों में शोषित नारी, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। आपको मिलान करना है और मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सभी जानते ही हो कि जो अजय की डायरी है उसके अंदर क्या है? आपके विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर ये आधारित है। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंतराल में क्या दिया गया है? आपके स्त्री और पुरुष के संबंधों का की जटिलता है। उसके बाद बसंती में क्या है? आपके महानगरों की गंदी बस्तियों का वर्णन है। और महाभोज में क्या? समकालीन राजनीतिक परिवेश का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है कहनी अनकहनी, गंधमादन, जीप पर सवार इलियां, मिट्टी की ओर। सूची 2 में है शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिएगा सभी मिलान कर ही लेंगे, सभी के याद ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री पात्रों को उसके नाटकों के साथ संबंधित करना है। सूची 1 में उर्वशी, सुंदरी, वेनुरति और देवसेना। सूची 2 में है सूर्यमुख, स्कंदगुप्त, देहांतर, पहला राजा और लहरों के राजहंस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। देखिए अगर हम सी की बात करते हैं तो मिलान कर लेते हैं एक बार इनकी कि उर्वशी किसका पात्र है? उर्वशी नहीं दोस्तों, उर्सी है। उर्सी किसका पात्र हो जाएगी हमारी? उर्सी किसका पात्र है? उर्सी हो जाएगी पहला राजा का पात्र हो जाएगी, पहला राजा। उसके बाद है सुंदरी। सुंदरी किसकी हो जाएगी? सुंदरी देखते हैं तो किसकी हो जाएगी? लहरों के राजहंस की हो जाएगी। वेनुरति किसकी हो जाएगी? आपकी वेनुरति किसकी हो जाएगी? सूर्यमुख की हो जाएगी। और देवसेना किसकी हो जाएगी? आपके स्कंदगुप्त की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में पात्र दिए गए हैं। उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान और तमस। सूची 2 में है रंजना, इला, विश्वनाथ प्रसाद, मणिक मुल्ला और नत्थू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए मिलान कर लेते हैं एक बार। मिलान करते हैं। सूरज के 7वें घोड़े का पात्र कौन है? तो सूरज के 7वें घोड़े का सभी जानते ही हो आप लोग, क्या हो जाएगा? मणिक मुल्ला हो जाएगा। मैला आंचल का कौन है आपका? विश्वनाथ प्रसाद हो जाएगा। 1 इंच मुस्कान का कौन है? रंजना हो जाएगी। उसके बाद तमस का कौन हो जाएगा? आपका नत्थू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में गद्य रचनाएं दी गई है, सूची 2 में उसके लेखक दिए गए हैं। सूची 1 में है हम हसमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्तें, चीड़ों पर चांदनी। सूची 2 में है सूची 2 में है अजित कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी,
प्रभाकर माचवे, कृष्णा सोबती और निर्मल वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तीन ही विकल्प दिख रहे हैं दोस्तों, तीन में से ही आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देख लेते हैं एक बार। हम हसमत, हम हसमत किसकी रचना है आपकी? कृष्ण सोबती की, सभी जानते हैं कृष्णा सोबती की है। फिर बच्चन निकट से किसकी है? अजीत कुमार की है। माटी की मूर्तें किसकी हो जाएगी? रामविरक से बेनीपुरी की हो जाएगी। चीड़ों पर चांदनी किसकी हो जाएगी? निर्मल वर्मा की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है अलंकारों के साथ अलंकार हैं और सूची 2 में उनके, सूची 1 में उदाहरण है, सूची 2 में अलंकार हैं। सूची 1 में है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। विकल्प 2 है बंसी धुन सुनी ब्रज वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पहिए पगनी भुज लपेट हार। तीसरी है जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बिहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। चौथा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। सूची 2 में है असंगति अलंकार, रूपक, श्लेष, अन्योक्ति और उत्प्रेक्षा। इन उदाहरणों को इन अलंकारों से सुमेलित करके नीचे सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा ए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक तरफ हमें अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ आचार्य दी गई हैं। अवधारणाओं को आचार्यों से सुमेलित करने के सही कूट का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में है उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। सूची 2 में है लुई अल्थुसुर, फ्रेडरिक जेप्सन, अल्बर्ट बर्क्स, जॉर्ज लुकाच और D.H. लॉरेंस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। दोस्तों इसमें समय नहीं लगाते हैं। जिसको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मेरे प्लेलिस्ट में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की वीडियो हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। सारे वाद और उसके प्रस्तोता बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे हमारे समक्ष दिया जा रहा है दोस्तों, ये कुछ हमारे समक्ष एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे पढ़िए फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। बचा हुआ आपके समक्ष यहाँ दिया गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया दोस्तों। नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 96 है साहित्य में विविध का भी चित्रण सुंदर होता है क्योंकि। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है दुखांत नाटक में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है करुण रस के साहित्य में आनंद निहित तो होता है क्योंकि। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी।
दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन और आशा रखती हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन इससे आपको अवश्य फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन हैं और सेम एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया, इतना ही समय भी आपको दिया गया है। अब आप अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करेंगे कि किसका कितना स्कोर रहा है। बाकी मिलते हैं कल पुनः एक वीडियो के साथ, जो वर्तमान समय के पेपर हो रहे हैं उन्हीं को लेकर 2019 के या 2018 दिसंबर या फिर 2019 का पेपर लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।